नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे संस्कृत परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले भी ये पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो ये घंटी वाला कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो वहाँ पर भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको देते रहते हैं, या कोई जो न्यूज़ आती है महत्वपूर्ण न्यूज़ उसको भी डालते रहते हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, का रीति वर्तते यस्याम छात्रः चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति। तो यहाँ पर रीति के बारे में पूछा गया कि रीति कौन सी है जिसमें छात्र चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। आगमन रीति ही, प्रश्नोत्तर रीति ही, चित्त रीति ही या श्रुत रीति ही। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर रीति ही। तो प्रश्नोत्तर जो रीति है इसके माध्यम से छात्रों को चित्र दिखाकर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वे लिखते हैं। उनके सामने चित्र होता है और उसमें देखते हैं, या आपने जैसे देखा होगा ऊपर जहाँ चित्र दिया गया होता है और उसके नीचे आंसर दिए गए होते हैं कि इसमें से आपने देख के ये फिल करनी है। और प्रश्नोत्तर जो रीति है छात्रों के कोश ज्ञान के लिए उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ जा मानी गई है, क्योंकि इस रीति में छात्र का प्रश्न से साक्षात्कार जा होता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी जो है प्रश्नोत्तर रीति, इसको सही आंसर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषाया शिक्षण या केंद्रम भवति। भाषा के शिक्षण में केंद्र पूछा गया है कि केंद्र इनमें कौन सा है। प्राचीन जो समय होता था उसमें जो केंद्र बिंदु है ये अध्यापक होता था, लेकिन उसके बाद जो है ये जो शिक्षण की जो ज्ञान है देने का ज्ञान, इसमें कुछ जो है परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद भाषा के शिक्षण का जो केंद्र है ये अध्यापक को न मानकर बालक को जो है केंद्र माना गया है। अब बच्चों को देखकर ही जो भी कुछ पाठ्यक्रम है, सिलेबस वो तैयार किया जाता है, क्योंकि उनके ज्ञान को देखा जाता है कि क्योंकि कक्षा में कुछ छात्र कमज़ोर कुछ तेज वाले होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर केंद्र बिंदु जो है ये बालक को माना गया है। तो भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु यहाँ पर बालक है, क्योंकि अध्यापक बालकों को ही शिक्षा देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्य वर्तते ततस्ति। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, भाषा दोषानाम ज्ञानम। भाषा के दोषों का ज्ञान होना, उसके बारे में पता होना यहाँ पर इसमें माना गया है। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में जो दोष होता है उसका ज्ञान कराया जाता है, और व्याकरण के माध्यम से ही वर्तनी त्रुटि को दूर किया जाता है। तो बोलने में अगर कोई अशुद्धि है तो उसको दूर किया जाता है। तो भाषा दोषानाम ज्ञानम ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा, संस्कृत भाषाया शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति यत साधनम वर्तते। संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन क्या है इनमें से। तो यहाँ पर जो माना गया है इन सभी को माना गया है, चर्चा परिचर्चा को, कथा कथनम को और कविता या पाठ कर्णम को। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन डी। संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का जो साधन होता है वे कौन कौन से हैं, जिसमें चर्चा परिचर्चा, कथा कथन हो गया, कविता का पाठ करना। तो ये सभी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, भाषाया पठन समय चेत छात्र अशुद्धम उच्चारण करोति तथा करणीय है। अगर कोई पाठ पढ़ता है और उसमें कुछ अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उसके बाद इनमें से क्या किया जाना चाहिए।
तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन सी को, शुद्ध उच्चारण आए, वारंवार अभ्यास करनी है। अगर कोई शब्द पाठ पढ़ते हुए कोई जो गलत बोलता है तो उसको शुद्ध उच्चारण जो है उसको बदलाकर और बार बार जो उसका अभ्यास कराया जाना चाहिए, जिससे जो उसके बारे में उसे अभ्यास हो जाए। तो निरंतर अभ्यास के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। निरंतर अभ्यास से ही जो उच्चारण में शुद्धता आएगी। नेक्स्ट है शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते। शिक्षा के लिए समाज में जो औपचारिक साधन है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो औपचारिक साधन है ये माना गया है ऑप्शन डी, विद्यालय है, विद्यालय को। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय ही औपचारिक साधन है और शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करनी चाहिए, जो कि एक औपचारिक साधन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें सी आंसर माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यदा छात्रः कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा आगच्छति तदा शिक्षकेन किं कर्तव्यम्। अगर कोई बच्चा क्लास में घर का काम करके नहीं आता है, या जिसे आप होमवर्क कह सकते हैं वो देते हैं और वो करके नहीं लेकर आता है, तो उसके बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयास कर्तव्य। सबसे पहले तो उसमें ये पूछना चाहिए उसको कि वो काम कर कर क्यों नहीं आया है, उसका क्या कारण है। तो तस्य कारणम ज्ञातुम प्रयास है कर्तव्य। सबसे पहले उसका कारण जानना चाहिए और उसके बाद उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले उसका बजाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसे पूछा कि तुम काम करके क्यों नहीं आए हो। तो यहाँ पर यह है, पहले उसका कारण जानो, उसके बाद उसे दूर करने का प्रयास करो। नेक्स्ट है कक्षा निरंतर रीति है या लाभ वर्तते शास्ति। कक्षा निरंतर रीति में जो लाभ है वो इनमें से कौन सा है? इसमें माना गया है ये ऑप्शन डी को, उपयुक्त लाभ त्रयम एव। अर्थात इसमें कहा गया कि ये ऊपर के जो तीनों लाभ दिए गए हैं। छात्राणाम अनुशासन लाभ है, शिक्षकस्य कार्य भारस्य न्यूनता, अध्यापकस्य अनुपस्थितो अपि शिक्षण कार्यम। तो कक्षा में निरंतर आने से जो लाभ होता है वह कौन कौन से हैं? छात्रों को अनुशासन का लाभ होगा, शिक्षक का कार्यभार कम होगा और अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर भी शिक्षण कार्य चलता रहेगा। तो ये सभी जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश है। तो इसमें प्रश्न 9 से 16 तक के जो प्रश्न है उनके उत्तर आपने इस गद्यांश में से पढ़कर देने हैं। पठित्वा, पठधातु और कत्वा प्रत्यय, क्योंकि एग्जाम में जो प्रत्यय जो होते हैं वे भी पूछ ले जाते हैं। तो पठ धातु है यहाँ पर पढ़ने अर्थ में और कत्वा प्रत्यय पठित्वा। तो यहाँ पर एक गद्यांश है, 1948 ईस्वी संवत्सरे आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्तीनम श्री राजगोपालचार्यम आंग्ल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य स्वदेशम प्रतिनिवृत्त है। 1950 ईस्वी संवत्सरे संविधान से निर्माण कार्य परिसमाप्ते भारतम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रम जातम। और जो इस गद्यांश के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे उसमें आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है या और कोई दूसरा सब्जेक्ट है, तो उसमें भी जो है इस गद्यांश में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गद्यांश रहेगा। श्री राजेंद्र प्रसाद हैं भारत से प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हैं और श्री जवाहरलाल नेहरू चाहे प्रधानमंत्री। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। आंग्ला नाम स्थानेषु सर्वज्ञ भारतीय अधिकारिण संस्थापित है। स्वतंत्रे भारते नृपाणाम राज्यानां च समस्या नितरां जटिलासीत् भारतस्य मह्यान् भूभागो राज्येषु विकीर्णः विभक्तः आसीत्। राज्यानां संख्या भी 60 परिमितः अभवत्। अब जैसे यहाँ पर ये 600 पूछा गया है, एग्जाम में जो संख्या जो होती है गिनती वो भी जरूर पूछ जाती है, तो ये आपने याद रखना है 60 शतकम
60 6 और शतक 100, 60 शतकम जाए यहाँ पर 600 हो जाता है। और जैसे यहाँ पर अभवत आया है, लंग लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन और भू धातु। श्री वल्लभ भाई पटेल महोदय भगीरथ प्रयत्नेन नीति चातुर्येण च सर्वे नृपः भारते सम्मिलिता अभूवन्। समस्तं भारतम अष्टाविंशति राज्येषु विभक्तम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये संख्या आई है, जैसे 28 है, 28 को संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा, अष्टाविंशति। तो इस तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य नाम प्रधान राज्यपाल कथ्यन्ते, जैसे सेंटर जो होता है केंद्र, उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ऐसे ही जो राज्य होता है उसमें राज्यपाल प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही तेषां नियुक्तिं करोति, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर ये राष्ट्रपति। और राज्येषु अपि शासनं केन्द्रवत् मंत्री परिषदायतम भवति। प्रधान है मंत्री मुख्यमंत्री इति उच्यते, या प्रधान सर्वोपरि मंत्री मुख्यमंत्री इति उच्यते। तो ये जो यहाँ पर इसमें गद्यांश था, और अब जो इसमें से क्वेश्चन फिल करने हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि यासीत। अंग्रेज जो थे उनका अंतिम यहाँ पर प्रतिनिधि किसने किया था, या इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें जो शुरू में जो लाइन आई है, 1948 ईस्वी संवत्सरे आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन है चक्रवर्तीनम सी राजगोपालाचार्यम आंग्ल साम्राज्य प्रतिनिधि रूपेण संस्थाप्य स्वदेशम प्रतिनिधित्व है कि 1948 जो था, इसमें अंग्रेजों का अंतिम प्रतिनिधि या गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उन्होंने जो है ये जो सी राजगोपालाचारी जो है, इनको अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिनिधि बनाकर अपने देश वे वापस चले गए थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो यहाँ पर ये अंतिम प्रतिनिधि इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान से निर्माण कार्यम कदा समाप्तम। भारत का जो संविधान बना था, तो ये कब समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन बी, 1950। कब बना था, ये लागू एग्ज़ाम में बढ़ने की डेट और लागू होने की डेट दोनों ही पूछी जाती है। तो लागू हुआ था यहाँ पर ये 26 जनवरी और 1950 को। निर्माण कब हुआ था, समाप्त कब हुआ था, ये हुआ था 1950 में। और इस समय जो वर्तमान में जो कुल अनुसूचियाँ हैं, इनकी संख्या मानी गई है 12, और अनुच्छेदों की संख्या मानी गई है 395। भाषाएं कितनी हैं, 22 भागों में जाए बटा हुआ है भाषाएं। भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। एग्ज़ाम में बनने की डेट और लागू होने की डेट दोनों ही पूछी जाती हैं। तो बने तो था ये 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन या 26 जनवरी आप जानते हैं जिस दिन हॉलीडे होती है, तो 26 जनवरी 1950। तो यह क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत से प्रथम राष्ट्रपति आसीत। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति है, इनमें से कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पर पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, श्री राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और अगर एग्जाम में प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए, तो ये थे श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें जो है बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। और अगर एग्ज़ाम में जो है गृह मंत्री जो है ये पूछ लिया जाए, तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये थे गृह मंत्री। नेक्स्ट है, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री का निर्वाचित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इनमें से कौन निर्वाचित हुए थे, कौन बने थे। तो ये थे ऑप्शन बी यहाँ पर श्री जवाहरलाल नेहरू हो। और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिपरिषद का जो गठन है, यह हुआ था 13 मई और 1952 को। 13 मई 1952 को जो है स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिपरिषद था, इसका गठन हुआ था।
जिसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्हें प्रधानमंत्री की पद की जो शपथ उस समय ली थी। नेक्स्ट रहेगा स्वतंत्रता पूर्व भारतीय प्रयास है कति राज्यानि आसन। स्वतंत्रता से पूर्व कितने राज्य थे यहाँ पर? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 600 परिमिता। तो स्वतंत्रता के पहले भारत में लगभग 600 राज्य थे और सभी जो राज्य इसमें सीमित थे। नेक्स्ट है संप्रति भारतीय कति राज्यानि। इस समय राज्य पूछा गया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी है 29 जो है राज्य है। तो यह क्वेश्चन है राज्यपाल से नियुक्ति में क्या करोती। राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है रहेगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति ही। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 155, तो इसके अनुसार जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। और इनका समय कार्यकाल जो है कितना है? तो ये माना गया है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है अस्य गद्यांशस्य शीर्षक भवितुं शक्यते। शीर्षक जो होता है वो या तो ऊपर की लाइनों में दिया गया होता है, ऊपर की 1-2-3 लाइनों में, या फिर बाद में, या फिर आप इस अगर गद्यांश को पढ़ते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके विषय में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इस गद्यांश का जो शीर्षक हो सकता है तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी है आधुनिक भारत। तो ये जो इसका यहाँ पर शीर्षक रहेगा। इस गद्यांश में स्वतंत्रता के बाद भारत का वर्णन हुआ है। तो इसका यहाँ पर जो आधुनिक भारतीय शीर्षक इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्यांश। तो 17 से लेकर 23 तक के जो प्रश्न आपने ये जो श्लोक जो है इसमें से पढ़कर ये देने हैं। आपत्सु मित्रम जानियात युद्धे शूरम ऋणे शोचिम भार्याम क्षीणेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपत्सु मित्रम जानियात अर्थात जो आपत्ति जो होती है, विपत्ति कह देते हैं जिसने, इसमें मित्र को जानो। युद्धे शूरम युद्ध में वीर को, और ऋणे शोचिम और ऋण देने वाले लेने के व्यवहार में सत्यता को। भार्याम क्षीणेषु व्यसनेषु च धन के कम हो जाने पर पत्नी को, या आप निर्धन अवस्था कह सकते हैं। और च बांधवान और जो बंधु जो होते हैं अर्थात सगे संबंधी, तो उनको संकट काल में उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए कि आपत्ति काल में मित्र की, युद्ध काल में वीर की, ऋण देने वाले लेने के व्यवहार में सत्यता की, और निर्धन अवस्था में पत्नी की, एवं संकट काल में बंधुओं की परीक्षा होती है। न च सभा यत्त न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा न ये न वदन्ति धर्मम न असौ धर्मो यत्त न सत्यम अस्ति न तत्सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम। कि जिस सभा में वृद्ध जन नहीं, यहाँ पर वृद्ध का मतलब आप उससे नहीं है जो आप समझ रहे हैं अर्थात बूढ़े, यहाँ पर बूढ़े से नहीं अर्थात कोई जो अनुभव वाला जो व्यक्ति है उससे यहाँ पर इसका अर्थ माना गया है कि जिस सभा में वृद्ध जन अनुभवी जन नहीं, वह सभा नहीं होती। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, जो व्यक्ति धर्म की बात नहीं करते तो वह भी धर्म यहाँ पर नहीं माना गया है। जो धर्म की बात न कहें वृद्ध जन वे अनुभवी जन नहीं। न सौ धर्म यत्तर न सत्यम, जहाँ पर सत्यता न हो वह भी धर्म नहीं है। न तत्सत्यम यत् छलेन अभ्युपेतम, और जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह भी सत्य नहीं है। छलेन अर्थात कपट। कि जिस सभा में वृद्धजन अनुभवजन नहीं वह सभा नहीं, और जो धर्म की बात नहीं कहे वह वृद्धजन अर्थात अनुभवी जन नहीं होते। जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं है।
चंद्रम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंद्र चंद्री और मध्य शीतलम साधु संगति ही। चंदन शीतलम लोके, इस संसार में जो लोक जो होता है, संसार में चंदन जो होता है उसे ठंडा माना गया है, सबसे ठंडा माना गया है। चंदनातापि चंद्रमा, और चंदन से भी ठंडा जो यहाँ पर चंद्रमा को माना गया है। चंदन चंद्र और मध्य शीतला साधु संगति, चंद्र और चंदन इन दोनों के बीच में जो सबसे शीतल जो संगति है ये साधु संगति मानी गई है। अर्थात जो अच्छे जो व्यक्ति होता है उनकी संगति को यहाँ पर सबसे उत्तम प्रकार का यहाँ पर इसमें माना गया है। यशस्ते वित्तम स नरकुलीन है, स पंडित है, स श्रुतवान गणज्ञ, स एवक्ता, स दर्शनीय है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास धन है वही व्यक्ति नर या मनुष्य आदमी कुलीन है। सह पंडिता सह श्रुतवान गुणज्ञ है, वही पंडित है और गुणों को जानने वाला है। सह एव वक्ता सह दर्शनीय है, वही अच्छा वक्ता है, वही अच्छा दर्शनीय है, उसे अच्छा दर्शनीय समझा गया है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, क्योंकि सभी गुण जो होते हैं वे धन में निवास करते हैं। कांचन यहाँ पर जो धन को माना गया है या सोने को माना गया है। जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है, वही पंडित बहुश्रुत गुणों की पहचान रखने वाला वक्ता और दर्शनीय समझा गया है, क्योंकि सभी गुण धन का आश्रय लेते हैं। तो ये यहाँ पर पद्यांश है। अब इसमें से आपने क्वेश्चन जो है छाट कर फिल करने हैं। क्षणेषु वित्तेषु का जानियत, क्षीणेषु वित्तेषु, धन के कम होने पर किसकी परख की जानी चाहिए, किसको जानना चाहिए। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, अर्थात निर्धन होने पर या पत्नी की परीक्षा ली जानी चाहिए या परख होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सी आंसर इसमें रहेगा। क्योंकि जो धन होता है उसके क्षीण हो जाने पर केवल पत्नी जो है ये साथ देती है। नेक्स्ट है ये धर्मम न वदन्ति ते भवन्ति, जो धर्म को नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं, वे इनमें से क्या हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी है, वृद्धान है। जो धर्म को आचरित नहीं करते वे वृद्ध नहीं होते हैं। यहाँ जो वृद्ध जो है इसका मतलब यम नियम का प्रावधान करने से माना गया है। अर्थात वृद्ध का जो तात्पर्य है ज्ञानशील व धर्मचारी पुरुष से है, न कि कोई बुढ़ापे से। तो धर्म नियम का प्रावधान करता है, इसका जो अनुसरण करता है वह सीमित जीवन को अपनाता हुआ दीर्घकाल तक जीवित रहता है। तो वृद्ध से यहाँ पर मतलब या बूढ़े से नहीं माना गया है, अर्थात अच्छे धर्मचारी जो पुरुष उनसे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है यह छलेनाभिउपेतम अस्य संधि विच्छेदास्ति, तो इसका यहाँ पर संधि विच्छेद इनमें कौन सा है। यहाँ पर जो हमारा आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, यच्छलेन प्लस अभिउपेतम। यहाँ पर जो ये अभिउपेतम जो आया है इसे भी अलग अलग किया जा सकता है, या एग्जाम में इसके कई बार जब उपसर्ग पूछ ले जाते हैं तो अभी यहाँ पर उपसर्ग है, अभि प्लस उपेतम अभिउपेतम। और ई जो है ई को या यहाँ पर संधि हो जाती है, ई को हर चीज़ जो सूत्र है, तो अभिउपेतम रूप ये यहाँ पर बनता है। तो ये भी जो आपने याद रखना है। उसके बाद अन्य कार्य होकर दीर्घ होकर आकाशवाणी दीर्घ, तो उसके बाद जो रूप ये बनता है। नेक्स्ट है चंदनात् अपि अधिक शीतला का वर्तते, चंदन से भी अधिक जो शीतल है यहाँ पर किसे माना गया है। तो चंदन से भी अधिक शीतल यहाँ पर चंद्रमा जो है उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है का नारा कुलीन पंडित है श्रुतवान गुणज्ञ होती, इनमें से कौन सा व्यक्ति कुलीन पंडित श्रुतवान और गुणों को जानने वाला माना गया है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये जिसके पास धन है, जिस मनुष्य के पास धन है अर्थात वित्त है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों को ज्ञाता है और वही गुणवान है। तो धन के बारे में आज में बताया गया है। नेक्स्ट है सर्वे गुण जनः किम आश्रयन्ति, सभी व्यक्ति किसका आश्रय लेते हैं। तो सभी व्यक्ति ये जो कांचन जो है अर्थात सोना या धन इसका आश्रय यहाँ पर लेते हैं। कहा गया कि सर्वे गुणः कांचनम आश्रयन्ति, विवेक के अभाव में हर प्राणी की यही गति है, जबकि मानव जन्म की सार्थकता कहाँ, वह संप्रति संदर्भ को अपने विवेक के तराजू पर तोलना ही नहीं चाहता। तो सभी गुण जो यहाँ पर सोने में इसमें अर्थात धन जो इसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है दर्शनीय है ति पदे प्रकृति प्रत्यय,
या कई बार एग्जाम में इसकी धातु पूछ ली जाती है। तो दृश्य यहाँ पर इसमें धातु है देखने अर्थ में, और अन्यर जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। दृश्य धातु अन्यर प्रत्यय, और अन्यर जो है अन्यर का अन्य शेष बचता है, अन्य जो है ये शेष बचता है, और दर्शनीय जो रूप ये बनता है। तव्यत तव्य और अन्यर प्रत्यय जो है ये भाव और क्रम में प्रयोग होते हैं। अन्यर जो अन्यर का अन्य शेष बचेगा। और अगर इसके रूप आ जाए कि इसके रूप कैसे बनते हैं, जैसे एध धातु है और अन्यर प्रत्यय, पुल्लिंग जो है इसमें इसके रूप बनेंगे एधनीय, एध नी और या एधनीय। जिसके पीछे विसर्ग होंगे वो बनेगा पुल्लिंग में, और जिसके पीछे इसकी आ की मात्रा लग जाएगी और विसर्ग का लोप हो जाएगा तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग में। और बाद में अगर म लग जाएगा तो ये बन जाएगा उसके बाद नपुंसकलिंग में। तो एधनीय है, एधनिया, एधनियम, इस तरीके से इसके रूप यहाँ पर बनेंगे। जैसे भू का अनेर में भवनीय है, भवनिया, भवनियम। पठ का पठनीय है, पठनिया, पठनियम। ये जैसे यहाँ पर दा है, दा का दानी है, दानिया, दानियम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके रूप है ये चलेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी जो रूप है महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर पूछा गया दर्शनीय है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर ये दर्शनीय है, ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में। तो जिसके पीछे यहाँ पर विसर्ग है इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग में है। अगर इसके पीछे आ की मात्रा हो जाती तब ये स्त्रीलिंग में हो जाता, और इसके पीछे अगर माँ और हलंत हो जाता तब ये नपुंसकलिंग में बनता। तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषाया शिक्षण प्रथम भाषा कौशलम अस्ति। संस्कृत भाषा के शिक्षण में प्रथम जो भाषा कौशल है ये इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर माना गया है ये श्रवण को। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल यहाँ पर श्रवण का माना गया है, क्योंकि सर्वप्रथम श्रवण से ही शिक्षण की शुरुआत मानी गई है। नेक्स्ट है शिक्षण मिति पद से ये अर्थ है। शिक्षण जो है इस पद का अर्थ क्या माना गया है? तो इसका जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर ज्ञानस्य संक्रमणम। तो शिक्षण पद का से यहाँ पर ज्ञान के संक्रमण से है। आज की जो शिक्षा की अवधारणा हो गई है कि यह यन के प्रकार विषम विशेष का ज्ञान अर्जित कर अपनी जीविका का साधन बनाता है, जबकि शिक्षा सामाजिक एवं समाज के साथ साथ राष्ट्र के उत्थान का मानदंड होना चाहिए। तो ज्ञानस्य संक्रमणम ये यहाँ पर सही आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण से यत् प्रथम उद्देश्यम। संस्कृत भाषा शिक्षण का पहला उद्देश्य इनमें से क्या होना चाहिए? प्रथम उद्देश्य कौन सा होता है? तो यह रहेगा अभिव्यक्तित्व। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य अभिव्यक्ति तत्व होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति यदि उचित नहीं होगी तो समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए अभिव्यक्ति संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण कथम भवेत्। संस्कृत भाषा का जो शिक्षण है ये होना चाहिए। तो ये माना गया है सरल से कठिन की ओर। जब आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले जो है आसान प्रश्न और उसके बाद जो है कठिन जो प्रश्न है, मुश्किल प्रश्न, उनको कराना चाहिए। तो सरल से कठिन की ओर बच्चा सबसे पहले आसान प्रश्नों को करना सीखेगा, उसके बाद मुश्किल जो प्रश्न को करना सीखेगा। या आप इसी तरीके से अपना जो आप इसी तरीके से यहाँ पर इसका लगा सकते हैं। सरल से कठिन की ओर। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण से यह नूतना रीति वर्ते। व्याकरण शिक्षण की सबसे नूतन जो यहाँ पर रीति है इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर जो मानी गई है ये रहेगा ऑप्शन ए को, आगमन और निगमन। तो व्याकरण शिक्षण की जो यहाँ पर नई रीति, नूतन नई जो रीति है ये आगमन और निगमन जो है उसको माना गया है। तो व्याकरण शिक्षण का पाठन जो आगमन निगमन जो विधि है इसके द्वारा होता है।
तो इसे ही यहाँ पर श्रेष्ठ विधि माना गया है। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की जो यहाँ पर प्राचीन प्रणाली जो है इनमें से कौन सी है? तो प्राचीन जो प्रणाली है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को उपयुक्त सर्व प्रणाली। इन सभी प्रत्यक्ष विधि हो गया, पाठ्य पुस्तक और पाठशाला विधि। तो ये सभी जो प्रणाली यहाँ पर संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणालियों का मानी गई है। नेक्स्ट कक्षा अभिनय रीतो या प्रक्रिया भवती सा वर्तते। कक्षा अभिनय या प्रक्रिया भवती, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी शिक्षिका कक्षा यह पत्र अनुसार व्याख्या करोति। तो कक्षा में अभिनय रीति से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह है शिक्षक सर्वप्रथम पात्रों के अनुसार कथा की व्याख्या करता है और छात्र उसको ग्रहण करते हैं और उसी के अनुसार अभिनय किया जाता है। तो शिक्षक है कथा या पात्र अनुसार व्याख्या करोति। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।